हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा? आर यू डूइंग गुड? सो बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड सेकंड चैप्टर आज से हम स्टार्ट कर देंगे। बायोटेक्नोलॉजी के सेकंड चैप्टर के अंदर हम बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस देखेंगे मेडिसिन के अंदर एंड एग्रीकल्चर के अंदर। आज की जो क्लास है उसके अंदर हम फोकस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। साथ में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से मेन रिसर्च के कोर एरियाज हैं बायोटेक्नोलॉजी के। सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। अगर बायोटेक्नोलॉजी को अगर डिफाइन करने लग जाए कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है तो हम कह सकते हैं इट इज़ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इट इज़ द इंडस्ट्रियल लेवल प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स by using living organism। तो मैं आपको थोड़ा बता दूं कि एक्चुअली मैं आपको बताना क्या चाहता हूं। जैसे आप इनको देखोगे, ठीक है, जैसे ये डायग्राम देखोगे, जैसे ये डायग्राम देखोगे, इनसे हमें क्या क्या मिलता है, ये डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट जो हमें मिलते हैं। ये जो इतने डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट जो बनने लग रहे हैं वो कहाँ पर बनने लग रहे हैं? इंडस्ट्री के अंदर बनने लग रहे हैं। तो इंडस्ट्री लेवल ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है? इंडस्ट्री लेवल ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि काफ़ी बड़ी अमाउंट में उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना, ठीक है। जो कुछ भी हो सकता है, जैसे दही भी हो सकती है, जैसे कि कोई एंटीबायोटिक है वो भी हो सकती है, या फिर कोई प्रोटीन जो है वो भी हो सकता है, या फिर कोई भी दूसरी चीज़ हो सकती है। लेकिन उसका प्रोडक्शन कैसे होने लग रहा है? हाई, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के अंदर होने लग रहा है। एंड किसके हेल्प से होने लग रहा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर सिर्फ यही काम होने लग रहा है कि कोई प्रोडक्ट लिया एंड उसको काफ़ी मैसिव अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस करने लग गए एंड फिर उसके बाद में उसको कमर्शलाइज कर दिया। याद रहे, जो प्रोडक्ट होगा वो किसके लिए होगा? ह्यूमन के लिए होगा, या फिर उसकी जो पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग जो है उसकी कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो है वो होगा। तो बायोटेक्नोलॉजी की डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं एंड जब बायोटेक्नोलॉजी को इंडस्ट्रियल लेवल के अंदर हम करते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर रिसर्च भी काफ़ी ज़्यादा होती है। जो रिसर्च एरिया है बायोटेक्नोलॉजी का वो कौन कौन सा है? अगर मैं कहूँ तो क्रिटिकल, यानी जो काफ़ी ज़्यादा जो है यूज़ होता है, तो कौन कौन से हैं? पहले वही एंजाइम्स। एंजाइम्स जो है वो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। लाइटिक एंजाइम हो सकते हैं, लाइसोजेनिक एंजाइम हो सकते हैं, या फिर एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। पर्टिकुलरली जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, क्योंकि वो स्पेसिफिक पैरेंड्रोमिक सीक्वेंस के लिए ही जो है बने हुए हैं। तो हमें अलग अलग टाइप के ऐसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस चाहिए होते हैं जो एक स्पेसिफिक साइट से काटे, हमारे जीन को जो है ना काटे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ढेर सारे जो एंजाइम जो है उनके लिए हमें डिफरेंट स्ट्रेन जो है वो बनानी पड़ेगी। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो दूसरी रिसर्च होती है कि अगर हमने कोई ऐसा माइक्रोब बना भी लिया जिसके अंदर वो जीन डली हुई है, तो वो जो माइक्रोब जो है वो एक सर्टेन इन्वायरमेंट के अंदर ही सर्वाइव कर सकता है। तो वो जो सर्टेन इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन और सस्टेन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक सिंपल सा काम है, हमें उस चीज़ के अंदर रिसर्च करनी चाहिए। तो दूसरा क्या एरिया? ऑप्टिमम कंडीशनिंग। ऑप्टिमम कंडीशन, ताकि वो जो है एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंदर एंजाइम भी ठीक से जो है काम कर सके, साथ में जो हमारा माइक्रोब जो है वो भी ठीक से जो है ग्रो हो सके। एंड लास्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर हमारा प्रोटीन बन भी गया तो वो प्यूरीफाई ठीक से हो, ऐसा ना हो कि उसके साथ में कोई दूसरा प्रोटीन भी जो है वो अटैच हो। तो तीसरा क्या हो सकता है? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो जो ये डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च होती है। ऑप्टिमम कंडीशनिंग के लिए, एंजाइम के लिए, जो माइक्रोब है उनके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा रिसर्च होती है। साथ में अलग अलग टाइप के एंजाइम जो है वो भी बनाए जाते हैं। आज के टाइम पे जेनेटिकली मॉडिफाइड एंजाइम्स भी जो है अवेलेबल होते हैं एंड वो हमारे लिए जो है काम करते हैं। तो उसके लिए हम बार बार बायोटेक्नोलॉजी के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च जो है वो होती है। सो बायोटेक्नोलॉजी की वैसे अगर एप्लीकेशन देखें तो हमारे सिलेबस के अंदर दो एप्लीकेशन दे रखी है। एक तो एप्लीकेशन एग्रीकल्चर के अंदर है, दूसरी जो है मेडिसिन के अंदर है। तो हम पहले पढ़ते हैं एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर।
तो एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर होती कितने टाइप की है और किस तरीके से हम उनको डिवाइड जो है कर सकते हैं। जो एग्रीकल्चर है वो अलग अलग टाइप की हो सकती है, जैसे कि एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। एग्रोकेमिकल, एग्रो का मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर, और केमिकल का मतलब क्या होता है, नॉर्मली जो बाहर से केमिकल लाए जाते हैं, जैसे फर्टिलाइजर हो गया, इंसेक्टिसाइड हो गया, पेस्टिसाइड हो गया। तो अगर क्रॉप को रेज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स, तो हम उसको कहते हैं एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। जो हमारी फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी वो इसी के बेस पर हुई थी, एंड काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में फूड का प्रोडक्शन जो है वो हुआ था। लेकिन उसके साथ में प्रॉब्लम क्या आई, आज के टाइम पे जो है डेजर्टिफिकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, हमारा जो वाटर जो है काफ़ी ज़्यादा पोल्यूट जो हो चुका है, माइक्रोब जो है वो रिलेटिवली कम होने लग रहे हैं जो सोइल को फर्टाइल करते थे। तो यानी कि जिस टाइम के अंदर उसने प्रोडक्शन ज़्यादा की और आज के टाइम पे अगर हम देखें तो बैकफायर जो है वो हमें करने लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि एग्रोकेमिकल एग्रीकल्चर को हम एक लेवल तक यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद अगर हम उसको यूज़ करेंगे तो वो हमारे लिए किसी भी बेनिफिट के लिए नहीं होगा। तो यानी कि एग्रोकेमिकल को यूज़ केवल हम लिमिटेड टाइम तक ही कर सकते हैं। दूसरा भाई, एक होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। आज के टाइम पे आपने सुना भी होगा कि ये ऑर्गेनिक फूड है, ये ऑर्गेनिक जो है शक्कर है, ये ऑर्गेनिक जो है ये फ्रूट है, ये ऑर्गेनिक, आपने कई सारी ऑर्गेनिक चीज़ों के बारे में सुना होगा। मतलब क्या है उसका मतलब ये है कि ये जो क्रॉप है वो ऐसे रेज की गई है जिसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं गिरा हुआ, यानी कि इंसेक्टिसाइड नहीं है, पेस्टिसाइड नहीं है, उसके अंदर यूरिया नहीं है। तो क्या उसके अंदर होगा, उसके अंदर जो नॉर्मल देसी खाद जो है वो डाली जाती है, साथ में बायो कंट्रोल जो है या फिर वर्मी कंपोस्ट जो है वो यूज़ की जाती है, यानी कि बाहर से कोई भी केमिकल ऐसा नहीं डाला जाता जो ह्यूमन के लिए हार्म कर सके। तो उस टाइप की अगर एग्रीकल्चर अगर होती है, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर होती है, तो डेफिनेटली जो न्यूट्रिशन की क्वालिटी है वो तो काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन जो प्रोडक्शन है उसको हम कभी भी ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, एंड इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। बट ऑब्वियसली ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है एक सस्टेनेबल तरीका है, लेकिन एक बड़ी पॉपुलेशन के लिए नहीं, एक छोटी पॉपुलेशन के लिए है। तीसरे टाइप की एक फार्मिंग जो है वो हम कर सकते हैं, एंड आज के टाइम पे हम करने भी लग रहे हैं, एंड वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड बेस्ड एग्रीकल्चर। तो थोड़ा इसको समझे हम। जेनेटिकली इंजीनियर बेस्ड क्रॉप एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर का मतलब क्या है, एग्रीकल्चर का मतलब तो वही है भी कि जो खेती जो है वो करते हैं, ठीक है, लेकिन खेती के अंदर हमने कौन सी क्रॉप यूज़ करने लग रहे हैं, जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड है। अब जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप का मतलब क्या है, एक ऐसी क्रॉप जिसके अंदर कोई फॉरेन जीन डली हुई है, तो उसको हम क्या कहेंगे, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप कहेंगे। अगर हम उसको अगर उगाने लग रहे हैं, उस टाइप के प्लांट को अगर उगाने लग रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, जेनेटिकली इंजीनियर्ड बेस्ड क्रॉप एग्रीकल्चर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है रेजिंग ऑफ ट्रांसजेनिक या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इन दी फील्ड टू मैक्सिमाइज दी प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा लेने के लिए अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को अगर उगाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, जेनेटिकली इंजीनियर्ड बेस्ड क्रॉप एग्रीकल्चर जो है वो कहेंगे। क्या ऐसी क्रॉप मार्केट के अंदर अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है। बीटी कॉटन का आपने नाम सुना होगा। बीटी कॉटन क्या है? बीटी कॉटन एक क्रॉप है, ठीक है। किसकी क्रॉप है? एक कॉटन की क्रॉप है, ठीक है, लेकिन उसको हम बीटी क्यों कहने लग रहे हैं? बीटी इस वजह से कहने लग रहे हैं क्योंकि जो क्रॉप है, यानी कि जो कॉटन है, उस कॉटन के अंदर कोई फॉरेन जीन जो है वो डली हुई है। अब वो फॉरेन जीन किसकी है? वो है बीटी की। बीटी क्या है? बेसिलस थुरिनजेनेसिस। तो हम इसको एक बार स्टडी करते हैं। बीटी क्रॉप, इसके ऊपर क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा जो आए हुए हैं, तो इस इम्पोर्टेंट की आप जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से, इवन नीट के अंदर या फिर किसी दूसरे एग्ज़ाम के अंदर भी कंटिन्यूसली जो है आता रहता है। सो व्हाट इज़ बीटी कॉटन? तो बीटी कॉटन को समझते हैं हम। तो इट इज़ ए जेनेटिकली modified
क्रॉप या फिर कह सकते हैं कॉटन प्लांट in which a foreign gene of Bacillus thuringiensis is introduced to reduce the impact of bollworm। बोलवॉर्म क्या है? बोल होती है ना किसकी? कॉटन की बोल होती है। देखो ये एक बोल है कॉटन की, है ना। तो कॉटन की बोल के अंदर वॉर्म जो है वो घुस जाता है एंड उस क्रॉप को जो है खराब कर देता है। तो बुलवॉर्म के इम्पैक्ट को कम करने के लिए बैसिलस थुरिंजिएनेसिस की जीन इंट्रोड्यूस की गई है, जो कि बैक्टीरिया की है, लेकिन किसके अंदर डाल दी? वो डाल दी कॉटन प्लांट के अंदर। उस प्लांट को हम क्या कहेंगे? उस प्लांट को कहेंगे हम कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया। ठीक है, तो लेट्स से एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बीटी। इससे हमने एक जीन निकाल दी और वो जीन हमने किसके अंदर डाल दी? कॉटन के अंदर जो है डाल दी। अब सुन के बड़ा अजीब सा लगेगा कि बैक्टीरिया से डाल दी, बैक्टीरिया से कॉटन के अंदर यानी कि प्लांट के अंदर हमने जीन डाल दी। ठीक है, अजीब सी बात नहीं है कि बैक्टीरिया से जीन निकाल के प्लांट के अंदर डाल दी। यस, हमने ऐसे ही किया है, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी के अंदर जो है डीएनए जो है पाया जाता है, सभी के अंदर आरएनए बनता है, सभी के अंदर प्रोटीन जो है बनता है, वही उनके अंदर अमीनो एसिड जो होते हैं, लेकिन प्रोटीन जो है वो वेरी करते हैं। तो हमने सिर्फ क्या किया है कि एक बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या है? बीटी यानी बैसिलस थुरिंजिएनेसिस। उस बैक्टीरिया से एक जीन निकाल दी और किसके अंदर डाल दी? इस कॉटन के प्लांट के अंदर डाल दी। एंड इस कॉटन के प्लांट को अब हम क्या बोलते हैं? बीटी कॉटन बोलते हैं। तो बीटी कॉटन जैसे ही नाम आता है तो बड़ा क्लियर हो जाना चाहिए कि बैसिलस थुरिंजिएनेसिस की एक जीन जो है वो किसके अंदर डाल रखी है? कॉटन प्लांट के अंदर जो है वो डाल रखी है। वेल, कौन सी जीन डाली है? एक जीन है जिसका नाम है क्राइजीन है। क्राइजीन किसके अंदर डाली है? कॉटन प्लांट के अंदर। क्राइजीन किसकी जीन है? क्राइजीन है बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैसिलस थुरिंजिएनेसिस। क्यों डाली है? इस बुलवॉर्म को मारने के लिए। ठीक है, तो नॉर्मली अगर वॉर्म को मारना है तो उसके लिए हम इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो है वो डालते हैं। एंड अगर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डालेंगे खेत के अंदर तो क्या होगा? वेल, जो सोइल के अंदर जितने भी माइक्रोब है वो भी खाएंगे, साथ में प्लांट जो है वो भी उसको खाएगा, मतलब वो भी उसको एब्जॉर्ब करेगा, साथ में जो पानी है उसके साथ ही मिक्स होगा। तो इसका मतलब ये है कि मारने के लिए तो हमने जो वॉर्म है उसके लिए यूज़ किया था, लेकिन हर जगह इसके पोर्शन जो है जाने लग रहे हैं, यानी कोई फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान जो है ज़्यादा होने लग रहा है। तो इसका अल्टरनेट क्या है? अल्टरनेट ये है कि वॉर्म भी मर जाए एंड नुकसान भी ना हो। एंड उसके लिए हमने क्या डेवलप किया है? बीटी कॉटन। तो लिखते हैं इसके बारे में। सो इसके बारे में क्या क्या लिखा जा सकता है? वेल, हम इसके बारे में लिख सकते हैं कि बीटी हैज़ ए इंसेक्टिसाइडल जीन और उस जीन का नाम क्या है? क्राई उसका नाम है। तो क्राई एक जीन है और वो किसकी है? बैसिलस थुरिंजिएनेसिस की है। एंड उसका फ़ायदा क्या है? वेल, वो इंसेक्टिसाइडल है। इंसेक्टिसाइडल का मतलब क्या है? इंसेक्ट को किल करती है। तो इंसेक्टिसाइडल हो गया यानी इंसेक्ट को किल करता है, यानी मारता है उसको। इंसेक्टिसाइडल है जिसका नाम जो है क्राइजीन है। इट फॉर्म्स क्रिस्टल्स ऑफ क्राई प्रोटीन। ये क्रिस्टल बनाता है किसके? क्राई प्रोटीन के। ये याद रहे, जब भी जीन का नाम लिखता हूँ तो मैं छोटा अक्षर लेता हूँ और जब मैं प्रोटीन का नाम लिखता हूँ तो बड़े के अंदर। when these crystal present in the bacteria, then it is in inactive
फोरम, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रोटॉक्सिन, प्रोटॉक्सिन, ठीक है। बट इफ these crystal if get engulfed by insect, then the lower pH of their gut solubilize these crystals and perforate the gut of insect and kill the insect। तो कई सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर जुड़े हुए हैं, बताते हैं एक करके। तो जो बीटी कॉटन है उसके अंदर एक बैक्टीरिया की जीन है जिसका नाम क्या है, क्राइजीन है। और क्राइजीन जो है वो एक इंसेक्टिसाइडल जीन है। इंसेक्टिसाइडल कैसे है, क्योंकि क्राइजीन जो है वो कोड करती है क्या, क्राई प्रोटीन जो है वो कोड करती है। और क्राई प्रोटीन जब बनता है तो वो क्रिस्टल्स की फॉर्म के अंदर बनता है, और जब वो क्रिस्टल की फॉर्म के अंदर होता है तो वो इनएक्टिव होता है। तो यानी कि अगर वो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है तो वो क्रिस्टल की फॉर्म के अंदर होगा, और जब क्रिस्टल की फॉर्म के अंदर होगा तो बैक्टीरिया कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो बैक्टीरिया है अगर उसके अंदर ये प्रोटीन अगर प्रेजेंट है तो ये उसको क्यों नहीं मार देता। वेल ये इस वजह से नहीं मारता है क्योंकि ये उस टाइम पे प्रोटॉक्सिन होता है। लेकिन अगर वो इंगल्फ कर लिया गया किसी इंसेक्ट के द्वारा, तो अगर वो उसको माउथ के खाएगा तो वो कहाँ पर जाएगा, उसके स्टमक के अंदर, उसके इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। वहाँ पर पीएच कैसी है, वहाँ पर इसकी पीएच लोअर नहीं हायर है, हायर पीएच है। हायर का मतलब क्या है, एल्कलाइन पीएच है। उस वहाँ पर उसकी पीएच जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। एंड चूंकि उसकी पीएच काफ़ी ज़्यादा है तो इस वजह से क्या होता है, गट के अंदर जो ये क्रिस्टल जो है वो सोलुबलाइज हो जाते हैं, यानी कि पिघल जाते हैं। और पिघलने के बाद क्या करते हैं, ये एक्टिव हो जाते हैं, और एक्टिव होने के बाद क्या करते हैं, जो इंसेक्ट का गट है यानी उसका स्टमक जो है उसको फाड़ देते हैं। एंड आप समझ सकते हो अगर पेट ही फट गया तो इंसेक्ट क्या होगा, और इंसेक्ट खुद ही मर जाएगा। एंड जो इंसेक्ट जो है मर जाता है। तो क्राई प्रोटीन जो है वो क्रिस्टल से जब लिक्विडिफाई के अंदर कन्वर्ट होता है ड्यूरिंग द अल्कलाइन पीएच, देन इट कैन किल द इंसेक्ट। एंड अगर वो इंसेक्ट के अंदर नहीं जाता तो वो किसी को भी हार्म जो है नहीं पहुंचाता। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम क्राई प्रोटीन को अगर वैसे यूज़ करने लग रहे हैं और किसी अगर इंसेक्ट ने नहीं खाया है, यानी कि किसी की बॉडी के अंदर नहीं गया है, तो ऐसे तो कोई भी नुकसान नहीं करेगा। इवन अगर उसको हम भी अगर इंगल्फ कर लेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर भी कोई भी नुकसान नहीं होगा। कारण क्या है, वेल हमारे अंदर जो पीएच है वो रिलेटिवली उतनी ज़्यादा नहीं है हमारे गट के अंदर एज कम्पेयर टू द इंसेक्ट। तो केवल इंसेक्ट के अंदर ही ये चेंज लाता है, ये एक्टिव होता है, एंड उसके बाद जो है वो इंसेक्ट जो है मर जाता है। तो जब भी क्राइजीन के बारे में बताना होगा तो CRY छोटा, लेकिन कभी भी अगर क्राई प्रोटीन के बारे में बात करेंगे तो हम कैपिटल C जो है यूज़ करेंगे। इसके अलावा इसके कुछ वेरिएशंस हैं क्राई प्रोटीन के, क्राइजीन के, जो हम अलग अलग स्पीसीज़ के अंदर यूज़ करते हैं। वेरिएशंस कौन कौन से हैं, वेरिएशंस ऑफ क्राइजीन कौन कौन से हैं, एक बार वो देख लें भाई। एक तो है क्राई 1AB, ये किल करती है किसको ये किल करेगी, वेल ये किल करती है कॉर्न बोरर को। इसके अलावा क्राई 2AC है, और क्राई 1 ये क्राई 2AB और क्राई 1AC है। ये क्या करती हैं, ये किल करती है किसको, बुलबोरम जो है उसको किल करती है। क्या जो क्राइजीन है क्या और दूसरे इंसेक्ट को भी मारती है, यस। क्राई प्रोटीन कैन आल्सो किल लेपिडोप्टेरन्स, क्या होते हैं भाई, जैसे आर्मी बोरम है, बर्ड बोरम है,
आर्मी वॉर्म हो गया, बड वॉर्म हो गया, कोलियोपटेरन्स हैं जैसे कि बिटल्स हो गई, ठीक है। उसके अगर पंख देखोगे तो उसके ऊपर प्रोटेक्टिव एक चीज़ जो है वो होती है। इसके अलावा डिप्थेरन्स हैं जैसे कि मॉस्किटो हो गई, तो मॉस्किटो हो गए या फिर काफ़ी सारी फ्लाई होगी, तो उनको भी जो है ये किल कर देता है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि भाई क्या क्राई प्रोटीन जो है मॉस्किटो को किल कर सकता है? बिल्कुल किल कर सकता है। क्या बीटल को किल कर सकता है? बिल्कुल किल कर सकता है। क्या आर्मी वॉर्म, बड वॉर्म को, ये दिख रहे हो ना ये आर्मी वॉर्म है, लग रहा है आर्मी सी है, हाँ लेकिन है, ठीक है। तो आर्मी वॉर्म हो गया, बड वॉर्म हो गया, उसको भी जो है ये किल कर देती है। तो अगर हमें बीटी कॉटन को अगर यूज़ करते हैं तो वो इट इज़ मच मोर बेनिफिशियल टू द इकोसिस्टम एंड फॉर अस आल्सो, और जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। एक दूसरा एग्जांपल और देखते हैं। दूसरा जो एग्जांपल है उसके अंदर एक टेक्निक जो है वो यूज़ की गई है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, एंड उसको हम कहते हैं RNAi। तो पहले हम RNAi के बारे में समझते हैं कि RNAi क्या है। RNAi, आरएनए को तो आपको पता है ही, ठीक है। आरएनए क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आई से क्या है? इंटरफेरेंस। तो इट इज ए जीन साइलेंसिंग टेक्नोलॉजी in which gene is silenced by double stranding the RNA of gene and later degrade their RNA, ठीक है। इसको थोड़ा समझते हैं भाई। एक जीन के साइलेंस करने का मतलब क्या है? मतलब जीन चुप करा दी पहले क्या बोलती थी? वेल बोलने का मतलब क्या? बोलने का मतलब है एक्सप्रेशन। तो लेट्स से हमारे पास एक जीन है, एंड जो जीन है उससे एक RNA जो है वो बनता है, तो देयर इज़ DNA एंड उससे जो है RNA बनता है। एंड जो RNA है वो जाता है किसके पास? राइबोसोम के पास जाता है, एंड वो क्या बनाता है? वो बनाता है प्रोटीन। तो प्रोटीन अगर बन जाएगा तो हम उसको क्या कहेंगे? वेल जो जीन जो है वो एक्सप्रेस होने लग रही है। तो जीन का एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? जीन जो है बोलने लग रही है। मजाक कर रहा हूँ, बोलना कुछ नहीं है। जीन जो है वो एक्सप्रेस होने लग रही है, एंड उसके लिए क्या होता है कि जीन से RNA बनता है, RNA से जो है प्रोटीन बनता है। बट अगर हम साइलेंसिंग की बात करते हैं, यानी वो चुप करा दी, चुप कराने का मतलब क्या है? प्रोटीन ना बनना, ठीक है, सिंपल सा है। अगर बोलने लग रही है तो यानी प्रोटीन बनने लग रहा है, अगर नहीं बोलने लग रही है यानी कि जो प्रोटीन जो है वो नहीं बनने लग रहा। तो लेट्स से एक जीन है एंड उससे क्या बना? RNA बन गया, लेकिन ये जाना था राइबोसोम के पास में, लेकिन एक दूसरा RNA जो है इसके साथ आके बाइंड कर गया, एंड बाइंड करने की वजह से क्या हुआ? इसके अंदर आगे ट्रांसलेशन जो है वो नहीं हुई। तो अगर इसके अंदर कोई भी अगर ट्रांसलेशन नहीं होगी, ट्रांसलेशन जो है वो, ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन फॉर्मेशन जो है वो नहीं हुई, अगर प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं हुई तो इसका क्या होगा? अल्टीमेटली वेल ये जो है डिग्रेड हो जाएगा, और जब डिग्रेड हो जाएगा तो इसका मतलब जीन जो है वो साइलेंस हो गई। तो जीन अगर साइलेंसिंग की अगर बात करने लग रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? वेल इसका मतलब ये है कि उसका प्रोटीन नहीं बनने लग रहा, और जीन अगर एक्सप्रेस करने लग रही है तो इसका मतलब प्रोटीन जो है उसका बनने लग रहा है। सो बेसिकली आई होप आपको जो है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक्चुअली में ये एक टेक्नोलॉजी है जो डिस्कवर तो की गई थी, इट इज़ डिस्कवर्ड बाय फायर एंड मिलो। RNAi यानी कि RNA इंटरफेरेंस इज़ ए कॉमन डिफेंस इन यूकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये जो है काफ़ी कॉमन जो है वो देखने को मिलता है। अगर ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन पाया जाता है तो क्या हमने इसका काफ़ी यूज़ भी किया है? बिल्कुल हमने यूज़ किया है।
हमने इसका कहाँ पर यूज़ किया है, निमेटोड को प्लांट के खिलाफ रजिस्ट करने के लिए हमने जो है वो यूज़ किया है। निमेटोड क्या होता है, निमेटोड एक राउंड वोर्म है, ठीक है, तो वोर्म होता है, लंबा सा एक कीड़ा है ना। एंड वो कीड़ा कहाँ पर चला जाता है, रूट के अंदर, एंड रूट से वो प्लांट को थोथा करता हुआ अल्टीमेटली ऊपर तक चला जाता है, और उससे क्या होता है, प्लांट पूरा थोथा हो जाता है एंड अल्टीमेटली उसकी जो है डेथ हो जाती है। तो उस वर्म को कैसे मारे, ठीक है, वो एक पेस्ट है, अगर वो पेस्ट है तो उसके लिए कोई ना कोई पेस्टिसाइड जो है वो डालना पड़ेगा। अगर पेस्टिसाइड डालेंगे तो क्या उसका कोई भी नुकसान नहीं होगा, नुकसान तो होता है भाई, ठीक है, पानी जो है वो भी ख़राब होगा, सोइल जो है वो भी ख़राब होगी, एंड अगर वहाँ से कोई अगर फ्रूट बनता होगा तो वो कुछ उसका पार्ट जो है फ्रूट के अंदर भी चला जाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा कि नुकसान ज़्यादा होगा लेकिन फ़ायदा जो है वो रिलेटिवली काफ़ी कम होगा। तो अगर हमें वो मारना है एंड जो बाकी का जितना भी बचा हुआ पार्ट है वो अगर ठीक ठाक अगर रखना है तो उसके लिए हम कोई दूसरा मेथड यूज़ करें, एंड दूसरा मेथड क्या हो सकता है, RNAi। अब RNAi को समझते हैं भाई कि RNAi का जो है मैकेनिज्म क्या है। तो हम इसको एक केस स्टडी की फॉर्म के अंदर देखेंगे। तो केस स्टडी क्या है, निमेटोड रेजिस्टेंस, निमेटोड resistance in tobacco plant। तो एक वर्म है मेलोडी गायना इनकॉग्निटिया is a roundworm that infest the tobacco plant and reduce the productivity of tobacco to prevent this RNAi is used। ठीक है, RNAi जो है वो यूज़ किया गया। अब RNAi जो है किस तरीके से यूज़ किया गया हम उसको थोड़ा समझेंगे, ठीक है। तो उसको समझने के लिए कुछ पॉइंट जो है वो हम लिखते चले जाएंगे। फर्स्ट भाई पहला पॉइंट पे, निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स जो कि इसेंशियल है फॉर देयर सर्वाइवल is isolated and introduced in the tobacco plant। तो क्या किया गया है भाई कि जो टोबैको प्लांट है उस टोबैको प्लांट के अंदर हमने जीन डाल दी। जीन किसकी डाली हुई, जीन डाली हमने निमेटोड की यानी मेलोडी गायना इनकॉग्निटिया की, एंड वो जीन डाली है जो उसके सर्वाइवल के लिए ज़्यादा इसेंशियल थी, तो वो जीन जो है उसके अंदर डाल दी। सेकंड पॉइंट भाई, दी जीन्स आर इंट्रोड्यूस्ड in such a way that its sense and antisense DNA strand both express। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो डीएनए होता है, लेट्स से ये हमारा डीएनए है एंड लेट्स से ये इसका 5 प्राइम है, ये इसका 3 प्राइम है, ये इसका 3 प्राइम है, तो ये 5 प्राइम है।
नॉर्मली क्या होता है, इन दो में से केवल एक ही स्ट्रैंड जो है वो एक्सप्रेस करती है एंड केवल एक ही स्ट्रैंड का जो है आरएनए जो है वो बनता है। ठीक है, तो लेट्स से 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो है इसका जो है आरएनए जो है बन गया, दूसरी जो स्ट्रैंड है उसका जो है नहीं बना। जिसका बन जाता है हम उसको क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड, या फिर हम उसके अलावा और क्या कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, एंटी सेंस स्ट्रैंड। एंड जो दूसरी स्ट्रैंड है उसको हम क्या कह सकते हैं, सेंस स्ट्रैंड। तो सेंस स्ट्रैंड जो है नॉर्मल कंडीशन के अंदर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करती, लेकिन हमने टोबैको प्लांट के अंदर जो जीन डाली है वो कुछ इस तरीके से डाली है कि जो सेंस स्ट्रैंड है वो भी एक्सप्रेस हो और जो एंटी सेंस है वो भी एक्सप्रेस हो, यानी दोनों जो है वो एक्सप्रेस हो। अगर ये दोनों एक्सप्रेस हो जाती है तो उससे क्या होता है, दो डिफरेंट आरएनए जो है बन जाते हैं, लेकिन उन दोनों स्ट्रैंड के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो है वो होगी। तो दैट लीड टू दी थर्ड पॉइंट, बोथ सेंस एंड एंटी सेंस डीएनए आरएनए form and become a डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्या बना देंगे, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है बना देंगे। मैं इसको साथ के साथ जो है ऐसे समझाता चलूँ कि लेट से हमने जो एक जीन जो है वो हमने अलग कर ली, ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, एंड ये हमने जो अलग अलग निकाली है वो निकालने के बाद में टोबैको प्लांट के अंदर डाल दिया। और कैसी डाली है कि दोनों स्ट्रैंड जो है एक्सप्रेस हो, तो मतलब कि इन दोनों का जो आरएनए जो है वो भी बन जाएगा। लेट से दोनों का आरएनए जो है वो भी बन गया, और जो आरएनए बन गया वो कैसा बनेगा, वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या था, ये डीएनए था, एंड आगे चल के इसका क्या बन गया, आरएनए बन गया, लेकिन वो आरएनए कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है। तो नॉर्मली तो एक ही जो पोर्शन जो है वो एक्सप्रेस करता है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, दोनों जो स्ट्रैंड जो है वो एक्सप्रेस हुई, क्योंकि हमने डाली ही कुछ इस तरीके से है कि दोनों जो है वो एक्सप्रेस कर जाए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फोर्थ पॉइंट, डाइसर कट दी एंजाइम एंड रिस्क protein bind to it and make it single stranded RNA। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कट हो जाएगा किसके द्वारा, डाइसर के द्वारा। डाइसर एक एंजाइम है, एंड इन अदर वर्ड आरएनए को काटने लग रहा है, तो क्या कह सकते हैं हम उसको, आरएनएज भी कह सकते हैं। डीएनए को काटे डीएनएज, आरएनए को काटे आरएनएज। ठीक है, तो आरएनएज जो है वो भी इसको कहा जा सकता है। एंड उससे क्या होगा, इसके छोटे छोटे फ्रैगमेंट जो है वो बन जाएंगे। लेट्स से इसके 2 छोटे छोटे फ्रैगमेंट जो है बन गए। ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ है, इसके साथ में एक प्रोटीन जुड़ा है जिसका नाम है रिस्क, RISC। रिस्क क्या है, आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, एंड वो कॉम्प्लेक्स इसके साथ जुड़ गया है। एंड वो जब कॉम्प्लेक्स इसके साथ जब जुड़ता है तो उससे क्या होता है कि जो ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है ये कैसा हो जाता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है। तो रिस्क प्रोटीन जो है वो इसके साथ में जुड़ गया, एंड जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है वो किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के अंदर जो है कन्वर्ट हो गया। तो हमारा जो प्लांट होता है उस प्लांट के अंदर बहुत सारे साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स बने हुए होते हैं, एंड जैसे ही निमेटोड खाता है किसको, प्लांट को, क्योंकि निमेटोड कहाँ पर होगा, निमेटोड होगा सोइल के अंदर, एंड सोइल से वो होता हुआ अगर प्लांट की रूट के अंदर गया एंड रूट को खाना अगर स्टार्ट किया तो रूट की सेल के अंदर क्या प्रेजेंट हो गए, रूट की सेल के अंदर प्रेजेंट हो गए रिस्क। ठीक है, रिस्क क्या है, आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, एंड ये जो कॉम्प्लेक्स है ये बाइंड हो जाते हैं किसके साथ में, जो नेमाटोड का जो आरएनए है उसके साथ। अगर ये उसके साथ अगर बाइंड हो गया तो किसकी जीन जो है साइलेंस कर देंगे, नेमाटोड की।
तो ये रिस्क जो है वो तैयार हो गई, ठीक है। 5th पॉइंट करते हैं, दिस रिस्क कॉम्प्लेक्स बाइंड विद nematode RNA and silence the gene which is essential for nematode, hence it will die। तो उससे क्या होगा, ये जो है मर जाएगा। तो ये जो रिस्क कॉम्प्लेक्स है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये प्लांट सेल के अंदर जो है प्रेजेंट है, ठीक है। एंड जब भी नेमेटोड इनको खाएगा तो नेमेटोड का जो आरएनए होगा और इनका जो आरएनए होगा, वो एक दूसरे के साथ में बाइंड हो जाएगा। एंड जब ये इसके साथ में जब बाइंड करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, वेल जीन जो है वो एक्सप्रेस नहीं होगी, और जब जीन एक्सप्रेस नहीं होगी तो उससे क्या होगा, जो नेमेटोड जो है वो मर जाएगा, नेमेटोड जो है वो मर जाएगा वही, ठीक है। तो एक बार फिर दोबारा से देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लंबा सा है, समझते हैं इसको एक बार फिर दोबारा से। हम पढ़ने लग रहे हैं क्या, टोबैको प्लांट का रेजिस्टेंस किसके खिलाफ, नेमेटोड के खिलाफ। तो नेमेटोड जो है मर जाता है, क्यों मर जाता है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी यूज़ करने लग रहे हैं कौन सी, आरएनएआई की। एंड आरएनएआई के अंदर क्या किया जाता है, एक पर्टिकुलर जीन को साइलेंस कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो नेमेटोड है वो सर्वाइव नहीं कर पाता। लेट्स से रेस्पिरेशन के लिए कई सारे एंजाइम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड रेस्पिरेशन के अगर एंजाइम ना बने तो क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो हमने सिर्फ क्या किया है, हमने सिर्फ इतना किया है, नेमेटोड की इन जो सर्वाइवल स्पेसिफिक जो जीन जो है उसको सेपरेट करके किसके अंदर डाल दिया, टोबैको के अंदर। और टोबैको के अंदर डालने के बाद हमने कुछ इस तरीके से वो डाला है कि उसका सेंस और एंटी सेंस दोनों जो डीएनए स्ट्रैंड जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर दे, और एक्सप्रेस करके क्या दे दे, डबल स्ट्रैंडेड जो आरएनए जो है वो दे दे। और ये डबल स्ट्रैंडेड जो आरएनए है इसको अलग से बोल देते हैं हम स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए, siRNA जो है वो भी हम बोल देते हैं। तो ये siRNA बन जाते हैं किसके अंदर, प्लांट के अंदर बन जाते हैं। एंड इनके साथ में कुछ प्रोटीन जुड़े हुए थे जिसको बोलते हैं रिस्क प्रोटीन। तो प्लांट जो है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, यानी कि जो टोबैको प्लांट जिसके अंदर हमने जीन डाली थी किसकी, नेमेटोड की, तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ढेर सारे रिस्क कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही नेमेटोड इनको खाता है तो जो ये कॉम्प्लेक्स है वो किसकी बॉडी के अंदर चले जाएंगे, नेमेटोड की बॉडी के अंदर चले जाएंगे। और नेमेटोड की बॉडी के अंदर जाने के बाद ये जो रिस्क कॉम्प्लेक्स है वो किसके साथ बाइंड हो जाएंगे, जो नेमेटोड की जो जीन जो है उसका जो आरएनए है उसके साथ बाइंड हो जाएंगे। तो नेमेटोड की सर्वाइवल के लिए जो स्पेसिफिक जीन जो है वो कभी भी एक्सप्रेस कर नहीं पाएगी, एंड जब उसका एक्सप्रेशन नहीं होगा तो क्या होगा, बैक्टीरिया यानी कि जो वर्म जो है वो ऐसे ही मर जाएगा, ठीक है। तो वही काम जो इसके साथ हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, लाठी भी नहीं टूटी एंड साथ में जो वर्म जो है वो भी मर गया, तो ये तो बहुत अच्छा काम है। तो यानी कि अगर हम बायोटेक्नोलॉजी का अगर क्रॉप के अंदर यूज़ करें तो उसकी तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। वही कौन कौन सी, थोड़ा हम देखते हैं। एडवांटेजेस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो क्या क्या एडवांटेजेस है। नंबर 1 भाई, it makes plant insect and pest resistant। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हमने अभी देखा बीटी कॉटन का आपने एग्जाम्पल देखा है ना, एंड जो पेस्ट है उसके अंदर भी देखा आरएनएआई अगर हम यूज़ करें तो उसके द्वारा जो है वहाँ से भी पेस्ट से जो है हम अपनी फसल को जो है बचा सकते हैं। दूसरा भाई, इट इंक्रीजेस दी न्यूट्रिशन क्वालिटी ऑफ क्रॉप प्लांट।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं देखूं तो गोल्डन राइस है, गोल्डन राइस का कलर कैसा है, गोल्डन, एंड ये काफ़ी रिच है, किसके अंदर रिच है, रिच इन विटामिन ए। तो अगर हम चावल गोल्डन राइस वाले अगर देने लग जाए तो क्या होगा, विटामिन उनके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा होगा, विटामिन वाली प्रॉब्लम जो है वो तो होगी नहीं। तो ये तो और भी अच्छी बात है। क्या कोई और भी बेनिफिट हो सकता है? बिल्कुल भी भाई, इंसेक्ट पेस्ट से बच गया, न्यूट्रिशन बढ़ गया, तो इसका मतलब क्या है, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों जो है वो इंक्रीज हो गई। ठीक है, इट इंक्रीजेज द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ क्रॉप। तो प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ाई जा सकती है, किसके द्वारा, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के द्वारा। ठीक है, ये भी जो है काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, ये भी काम अगर हो जाए तो क्या कोई और भी फ़ायदा हो सकता है? बिल्कुल। देखिए, हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जो जीरोफाइटिक प्लांट है वो इस टाइप की अडेप्टेशन रखे हुए हैं कि वो लेस जो वाटर है उसके अंदर भी जो है सर्वाइव जो है कर जाते हैं। तो क्यों ना उनकी जीन निकाल के हम अपने नॉर्मल प्लांट के अंदर डाल दें एंड उनको पानी कम दे, तो उससे क्या होगा, पानी की बचत जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, है ना। ठीक है, तो we can make crop which can tolerate high salinity and drought condition। तो ये भी बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक है, ड्रोट कंडीशन के अंदर भी सर्वाइव करे और जो सैलिनिटी है वो भी, तो अब इससे अच्छा तो और क्या होगा, है ना। लेकिन क्या हमेशा फ़ायदे ही होंगे, क्या कोई नुकसान नहीं है? वेल, नुकसान भी है इसका। तो अभी देखते हैं हम डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेज हो गया, अब आगे क्या लगा दिया, डिस लगा दिया। ठीक है, ए को छोटा कर दिया, तो क्या बन गया, ये डिसएडवांटेज हो गया। पॉइंटों को बस ऐसे ही रखा एंड यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दिया भाई। सो डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं? वेल, क्योंकि जो डीएनए है वो दूसरी जो कम्युनिटी है यानी दूसरी किंगडम है वहाँ से आने लग रहा है, तो क्या उसकी वजह से नुकसान हो सकता है? तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स लीड टू एलर्जी। तो एलर्जी की प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग रही है। ठीक है, क्योंकि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो है वो ज़्यादा यूज़ जो है वो होने लग रहा है, तो एलर्जी की प्रॉब्लम होना एक काफ़ी ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम जो है वो आने लग रही है। इसके अलावा इट कैन मेक ए सुपर वीड विच can't be killed by any chemical। ऐसा हो सकता है कि एक ऐसी वीड बन जाए, क्योंकि हम करने क्या लग रहे हैं, हम तो एक्सपेरिमेंट करने लग रहे हैं कि बैक्टीरिया की जीन प्लांट के अंदर डाल दी, मछली की जीन जो है वो प्लांट के अंदर डाल दी, या फिर अमीबा की जीन जो है एक प्लांट के अंदर डाल दी। तो हम हालांकि करने लग रहे हैं ये सोच के कि इससे जो है ये हो जाना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा होगा? क्या गारंटी है? नहीं। हो सकता है वो करेक्टर आ भी जाए, हो सकता है ना भी आए, कोई श्योरिटी नहीं है। तो हो सकता है कोई ऐसी वीड बन जाए जो कभी डैमेज ना हो। ठीक है, उससे क्या होगा, वेल, हमारी जितनी भी क्रॉप है वो सारी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। थर्ड भाई, जो ट्रेडिशनल क्रॉप है, ट्रेडिशनल क्रॉप वैरायटी जो है वो इंडेंजर्ड हो जाएगी, बिकम्स इंडेंजर्ड। तो जब उनको कोई बोएगा ही नहीं, एंड जब हम ऐसी फसल लेके आने लग रहे हैं जो हर चीज़ को लेकर रेजिस्टेंट है, तो जो नॉर्मल आज के टाइम पे बीज है उनको खाएगा कौन? नहीं। तो वो कैसी हो जाएंगी, वो जो है इंडेंजर्ड हो जाएंगी, उनकी पॉपुलेशन जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। इसके अलावा जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है ये कोज करती है जेनेटिक पोल्यूशन। अब जेनेटिक पोल्यूशन क्या होता है?
देखिए, आप इस चीज़ को समझिए कि अगर हम बैक्टीरिया की जीन किसी प्लांट के अंदर डालने लग रहे हैं तो प्लांट पोलिनेट करेगा किसी दूसरे प्लांट के साथ में, एंड अगर दूसरी जगह पोलिनेट कर दिया तो हो सकता है कोई तीसरी वैरायटी, चौथी वैरायटी, पांचवी वैरायटी एंड ढेर सारी डिफरेंट टाइप की वैरायटी जो है वो बन जाए। एंड उससे क्या होगा कि जितनी भी डिफरेंट स्पीसीज़ है वो सारी मिक्सअप हो जाएगी एंड पता नहीं चलेगा कि वेदर हमें ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर हो सकता है कोई अलग चेंज हो जाए। हो सकता है कि आज के टाइम पे जो हम खाना ठीक खाने लग रहे हैं एंड उसके अंदर अगर जेनेटिक पोल्यूशन हो गया तो माइट भी हमारे लिए वो आने वाले टाइम के अंदर खाने लायक ना हो। तो देयर इज सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। फिफ्थ भाई, जो ये हमारी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो है वो कैन किल यूजफुल इंसेक्ट्स या फिर पेस्ट्स। जो इंसेक्ट या पेस्ट खेती के लिए अच्छे हैं तो उनको भी जो है किल कर देता है। तो आर्मी वर्म, बर्ड वर्म तो नुकसानदायक है, लेकिन अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये यूज़फुल है। अगर ये यूज़फुल है तो ये बचे रहने चाहिए, लेकिन अगर आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो यूज़ करोगे तो हो सकता है कि वो भी मरे और ये भी मरे, दोनों जो है वो मरे। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, दोनों तरफ जो है नुकसान जो है वो हो सकता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। आई होप आपको जो है ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।